सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। अगर ये हमारी बॉडी में ना हो या फिर सही से काम ना करे तो हमारी जान को ख़तरा है। ये एक लाइफ सेवर है हमारी बॉडी के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि घबराना गलत बात है, घबराना नहीं चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको थोड़ा भी पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ एम्प्लॉयड इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? ए एसिटिलकोलिन, बी एड्रेनलिन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी डोपामिन। जी हाँ, अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल गलत है। अब ये कैसे है, तो चलिए इस वीडियो में आगे पता लगाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। बिलीव मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो के एंड तक आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केमीप्रो। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आज बात नहीं करेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पूरा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आज हमारा टॉपिक नहीं है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बट पूरा नहीं है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी के उन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या खाना हज़म करने में आपका कंट्रोल है? क्या दिल के धड़कने में आपका कंट्रोल है? क्या लीवर के सिक्रीशंस में आपका कंट्रोल है? क्या किडनी के फिल्ट्रेशन में आपका कंट्रोल है? क्या जर्म सेल्स के प्रोडक्शन में आपका कंट्रोल है? क्या इन्फेक्शन से लड़ने में और इम्यून सिस्टम पर आपका कंट्रोल है? जी नहीं। तो इसी तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का है। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं वो कभी भी बॉडी में एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, एक एक्टिवेट रहता है तो दूसरा डीएक्टिवेटेड रहता है और वाइस वर्सा। और एक बात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कि ये बॉडी के सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होकर बॉडी के अंदर का एटमॉस्फेयर चेंज करता है। इस सेंटेंस को आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कब एक्टिवेट होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, क्यों एक्टिवेट होता है, कब तक एक्टिवेटेड रहता है, और जब एक्टिवेट होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, बॉडी पर कैसा दिखता है, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है। ये सिस्टम फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट होता है। इन शॉर्ट, जब बॉडी डेंजर में होती है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। नाउ एक एग्जांपल से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बंदा है जो कि एक रूम में बैठा हुआ है। अब अचानक से वो धुआं देखता है, स्मोक उसको दिखने लग जाता है, फिर उसे अलार्म सुनाई देता है, फिर उसे आग भी दिखने लग जाती है। तो ये सारे जो इम्पल्स है, इन सब इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर के राजा के पास जाते हैं। राजा कौन? ब्रेन। हाँ, और वहाँ जाकर कहते हैं कि महाराज, बॉडी के बाहर ऐसा ऐसा सीन चल रहा है और ऐसा लगता है कि बॉडी डेंजर में है। तो इस पर राजा हुक्म देता है कि पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाए। वो एसिटिलकोलिन से कहता है कि तुम गैंग्लियन पर जाओ और वहाँ से एड्रेनलिन को कहो कि वो अपना काम स्टार्ट करे। ना अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गैंग्लियन क्या है। वेल, गैंग्लियन को अभी के लिए ऐसा समझिए कि हमारे ब्रेन से लेके इफेक्टार ऑर्गन तक, मतलब जहाँ पर इफ़ेक्ट होने वाला है, इन दोनों के बीच में दो न्यूरॉन्स हैं। पहला न्यूरॉन जो ब्रेन से लेकर गैंग्लियन तक आता है और दूसरा न्यूरॉन जो गैंग्लियन से लेकर इफेक्टार ऑर्गन तक जाता है। अब ये दोनों न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसे कहते हैं गैंग्लियन। अब गैंग्लियन को ज़्यादा डीप डाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये और बड़ा टॉपिक है और इसके साथ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से कहाँ तक का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स आती हैं। ये सारे टॉपिक को अगर आप चाहते हैं कि और डीप डाइव करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नाउ एसिटिलकोलिन तो ब्रेन से होकर फिर स्पाइनल कॉर्ड से होकर गैंग्लियन तक आता है और वहाँ आकर एड्रेनलिन को भेजता है कि अपना काम स्टार्ट कर दो। अब एड्रेनलिन हमारी बॉडी में मेन एजेंट है। ये बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में जाता है।
उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्केलेटल मसल। एड्रेनलिन वहाँ से स्केलेटल मसल में जाता है। स्केलेटल मसल पर है बीटा रिसेप्टर्स। एड्रेनलिन बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है और स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। अब स्केलेटल मसल की मूवमेंट इंक्रीज़ होने की क्या ज़रूरत है? तो अगर बॉडी डेंजर में है तो बॉडी को सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा डेंजर जोन से, और डेंजर जोन से बाहर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए और रैपिड होनी चाहिए। तो उसके लिए स्केलेटल मसल मूव होने चाहिए, तो इसीलिए स्केलेटल मसल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ना दूसरी जगह जहाँ एड्रेनलिन जाता है वो है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड से वो एड्रेनलिन का सिक्रेशन स्टार्ट करता है ना। अब तक हम देख रहे थे कि एड्रेनलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अब वो एक ग्लैंड से सिक्रीट भी हो रहा है, यानी कि वो एक हार्मोन भी है। जी, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। जहाँ से वो सिक्रीट होता है उस हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन कहा जाता है, और दोनों एड्रेनलिन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये एड्रेनलिन की क्या ज़रूरत है कि ग्लैंड से सिक्रीट होने की क्या ज़रूरत है? अब जो ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है एड्रेनलिन वो ब्लड में सिक्रीट हो रहा है। ब्लड में सिक्रीट होने का फ़ायदा ये है कि उसको ट्रैवल करने के लिए न्यूरॉन्स की अब ज़रूरत नहीं, वो बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में जा सकता है। और दूसरी बात, न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए भी एड्रेनलिन को एज अ हार्मोन रहना ज़रूरी है ब्लड में। नाउ अब अगर स्केलेटल मसल ज़्यादा मूव हो रहे हैं, इसका मतलब स्केलेटल मसल का वर्कलोड इंक्रीज़ हुआ है। अब अगर किसी चीज़ का वर्कलोड इंक्रीज़ होगा तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन से आएगी। ऑक्सीजन कैसे आएगा? ब्लड के ज़रिए आएगा। अब ब्लड का सप्लाई इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना। ब्लड का सप्लाई कौन इंक्रीज़ करेगा? ऑब्वियसली एड्रेनलिन करेगा ना। स्केलेटल मसल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर है बीटा रिसेप्टर्स, और एड्रेनलिन जो है वो इन बीटा रिसेप्टर्स से बाइंड करता है और वेजो डायलेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई इंक्रीज़ हो गया। अब बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी तो उतनी ही है, कहीं से एक्सटर्नली ब्लड दिया नहीं जा रहा। तो अगर बॉडी में कहीं पर ब्लड का सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे तो किसी दूसरे पार्ट से ब्लड का सप्लाई डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब कुछ सवालों के आप जवाब दीजिए। अगर आग लगी है तो क्या कोई बंदा ये कहेगा कि मैं पहले अपना खाना हज़म करूँगा फिर भागूँगा? ऐसा है क्या? नहीं। क्या कोई बंदा बैठकर इन्फेक्शन से लड़ेगा कि पहले मेरी बॉडी और मेरा इम्यून सिस्टम डिजीज़ से लड़ रहा है, इन्फेक्शन से लड़ रहा है, पहले वो लड़ ले फिर मैं भागूँगा? ऐसा है क्या? नहीं। क्या कोई बंदा बैठकर जर्म सेल्स बनाएगा कि भाई मुझे रात में काम लगेगा, अभी मेरे को बनाने दो? ऐसा है क्या? नहीं। तो इसीलिए इन सभी सिस्टम्स में एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो यहाँ पर ब्लड का सप्लाई डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा और कौन करेगा? ऑब्वियसली एड्रेनलिन करेगा। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं जिनकी उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के टाइम पर ज़रूरत नहीं है, इन सभी सिस्टम्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उन सब ब्लड वेसल्स के ऊपर है अल्फ़ा रिसेप्टर्स। अब एड्रेनलिन जब इस अल्फ़ा रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है और अल्टीमेटली ब्लड का सप्लाई उन सब पार्ट्स में डिक्रीज़ हो जाता है ना। ब्लड का सप्लाई तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आएगा? एनवायरनमेंट से आएगा, थ्रू रेस्पिरेशन ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंक्यूल्स में है बीटा रिसेप्टर्स। अब एड्रेनलिन उन बीटा रिसेप्टर्स से बाइंड करता है और ब्रोंको डायलेशन करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का इंटेक इंक्रीज़ होता है और गैस का एक्सचेंज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाता है। अब सिर्फ ऑक्सीजन से एनर्जी आ जाएगी क्या? नहीं, ग्लूकोज़ की भी ज़रूरत है, तभी एटीपी बनेगा। अब ग्लूकोज़ कहाँ से आएगा? स्टोर्ड ग्लाइकोजन से आएगा। वो कहाँ पर है? वो लीवर में है ना। लीवर में है अल्फ़ा रिसेप्टर्स। एड्रेनलिन अल्फ़ा रिसेप्टर्स से बाइंड करता है और लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और एनर्जी की पूरी डिमांड फुलफ़िल होती है इस तरीके से। अब दूसरा जो पार्ट है वो है हार्ट। एड्रेनलिन का हार्ट पर क्या इफ़ेक्ट है? एड्रेनलिन कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है ना? हार्ट में है पेसमेकर सेल्स, जिनकी वजह से हार्ट बीट करता है यानी पंप करता है ना। पेसमेकर सेल्स में है बीटा रिसेप्टर्स। एड्रेनलिन बीटा रिसेप्टर से ऑब्वियसली बाइंड करता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। नाउ एड्रेनलिन बॉडी में और कौन सी जगहों पर एक्ट करता है? अगर बॉडी डेंजर में है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बाहर का विज़न बहुत अच्छे से होना चाहिए। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है तो माइड्रियासिस भी होता है, मतलब प्यूपिल्स हमारी जो है वो डायलेट होती है, ताकि बाहर का जो
विज़न है वो बहुत ही क्लियर हो, बहुत अच्छे से विजिबिलिटी हो। नाउ नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। जिस तरीके से बाकी दूसरी जगहों का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, उसी तरीके से सलाइवरी ग्लैंड का भी सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद बॉडी के जो सारे स्फिंक्चर्स हैं, उन सारे स्फिंक्चर्स को क्लोज़ कर दिया जाता है। मिक्चुरेशन स्टॉप हो जाता है, डिफिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो ये सारी प्रोसेस होती है। एंड बिलीव मी, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है। मतलब हम कंट्रोल नहीं करते, फिर भी होती है। स्केलेटल मसल्स के इतना ज़्यादा वर्क करने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। तो ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हो इस वीडियो से। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक कर दीजिए। और क्यों लाइक किया है और डिसलाइक किया है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, अलाउ मी टू साइन ऑफ।